हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आज से हम लोग का जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक मॉडल पेपर लेके आपके सामने हाजिर रहेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है प्राचीन इतिहास, उसका मॉडल पेपर आज जो मैं शूट करूँगा, लगभग रात को आज 10:30 बज रहे हैं। तो पहला मॉडल पेपर मैं शूट करने जा रहा हूँ 70 क्वेश्चन का, और फिर इसके बाद फिर 70 क्वेश्चन का मॉडल पेपर रहेगा। आप लोग मॉडल पेपर हल करिएगा, आप अपनी तैयारी को जांचिएगा हमारी तैयारी किस लेवल की है दोस्तों। तो हमारा जो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित साहित्यिक ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हर्षचरित, कल्हड़, विक्रमांदेव चरित, पाणिनि, राजतरंगिणी, बाणभट्ट, अष्टाध्यायी, विल्हड़, कूट, ABCD। बताइए कौन सा सही है। हर्षचरित किसने लिखी थी भैया, हर्षचरित किसने लिखी थी, ए का 3। थोड़ा सा वो इंक ले लें दोस्तों आप लोग, तब से कलर मैं चूज कर लूँ। कलर ये रहेगा, और पेन ले लिया जाए, ये पेन ये ले लेते हैं, ठीक। तो हमारा कौन सा, ए का 3। ए का 3 किस में आ रहा है, ए का 3, ए का 3 आ गया ये, ठीक। ए का 3, ठीक, ये हो गया। उसके बाद विक्रमांदेव चरित किसने, विल्हड़ ने लिखी है, तो बी का, ये बी हो गया इसमें। ए का 3, बी का 4। राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी, सी का 1। और अष्टाध्यायी तो हमारा कौन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत व्याख्या दोस्तों नहीं करूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा, 70 क्वेश्चन है वो लंबा हो जाएगा, तो जल्दी लगवाते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, विदेशी विवरणों के आधार पर भारत के इतिहास निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मेगस्तीन ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 जाति में विभाजित बताया। चीनी यात्री फायान ने हर्षवर्धन के प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। और पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी की प्रथम शताब्दी ईस्वी की भारत और रोमन साम्राज्य के मध्य समुद्री व्यापार का प्रमाणिक स्रोत है। और प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। और प्रयुक्त कथनों में से दोस्तों कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है, कौन सही है। इसमें हमारा सही है केवल मेगस्तीनी बताता है, बात तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन जो क्या है, हर्षवर्धन के बारे में फायान ने बता दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में बताया। तो हमारा कौन, 1 और 3 सही, इसमें कौन 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों को उनके संबंधित शासकों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हाथी गुफा, बोगजपुर, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। पहले पे कौन सा आएगा, पहले पे हमारा आ जाएगा बोगजपुर 2, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा हाथी गुफा अभिलेख, फिर आएगी क्या, फिर आएगी जूनागढ़ अभिलेख, फिर आएगा प्रयाग प्रशस्ति। हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारतीय मुद्रा शास्त्र के संदर्भ में आहत सिक्के की प्रमुख विशेषता क्या थी। आहत सिक्के की प्रमुख विशेषता दोस्तों क्या पाई जाती थी, इन पर शासकों के नाम, उनकी आकृतियां उत्कीर्ण होती थी। यह मुख्य रूप से स्वर्ण से निर्मित थे और गुप्त काल में जारी किए गए थे। इन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल ठप्पे लगाकर विभिन्न प्रतीक जैसे पेड़, मछली, बैल अंकित किए जाते थे। यह ग्रीक प्रभाव के कारण द्विभाषी और द्विलिपिक होते थे। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, इसमें क्या विशेषता थी, ये थी इसमें इन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल ठप्पे लगाकर विभिन्न प्रतीक जैसे पेड़, मछली, बैल अंकित किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। क्या कारण दे रहा है कि साहित्यिक स्रोतों में समय के साथ प्रक्षेप, इंटरप्रिटेशन और दरबारी चाटुकारिता की संभावना होती है, जबकि पुरातात्विक सामग्री समकालीन और भौतिक रूप से अपरिवर्तित होती है। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है। सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है लेकिन आर सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। ये दोस्तों ये है ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या, ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। विपाशा, परुष्णी, वितस्ता, झेलम, अस्किनी। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ये लड़ी गई थी कहाँ, ये परुष्णी रावी नदी के तट पर, परुष्णी और रावी नदी। भरत जन के कबीले राजा सुदास, तिर्थु जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे, दूसरी ओर 10 कबीले, 5 आर्य और 5 अनाथ सत्संग था जिसका नेतृत्व पुरोहित विसम्मित कर रहे थे। युद्ध में सुदास विजयी हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के प्रारंभिक आगम ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में रचे गए। जैन ग्रंथ के प्रारंभिक आगम ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में रचे गए थे। बताइए अर्धमागधी और प्राकृत में रचे गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, पुरातत्व में निरपेक्ष स्थिति निर्धारण की रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 विधि का विकास किसके द्वारा किया गया। सर मॉर्टिमर व्हीलर, विलियम एट लीबी द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम, गार्डन चाइल्ड द्वारा। ये किसके द्वारा किया गया,
विलियम एट लिबी द्वारा ये इसका विकास किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से अतीत की तिथियों के निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से अतीत की तिथियों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ज्वालामुखी चट्टानों में आर्गन गैस क्षय के आधार पर, मिट्टी के बर्तनों के चुंबकीय गुणों के आधार पर, वृक्षों के तनों में वार्षिक वृद्धि वलयों की गणना के आधार पर, जीवाश्मों में अस्थिमज्जा के विश्लेषण के आधार पर। बताइए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में के माध्यम से अतीत की तिथियों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का बताइए दोस्तों। 9 का क्या इसमें, वृक्ष के तनों की वार्षिक वृद्धि वलयों की गणना के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुरातत्व में स्तरीकरण का सिद्धांत किस मूलभूत नियम का आधारित है? स्तरीकरण का सिद्धांत भारतीय पुरातत्व में किस मूलभूत नियम पर आधारित है? अध्यारोपण का सिद्धांत, कार्बन क्षय सिद्धांत, प्राकृतिक चयन सिद्धांत, विकासवाद सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। यह है अध्यारोपण सिद्धांत। क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसे लॉ ऑफ सुपर पोजिशन इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में न्यू आर्कियोलॉजी के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत में न्यू आर्कियोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण तक सीमित है, यह सांस्कृतिक प्रक्रिया, मानव व्यवहार और पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। इसकी शुरुआत अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। यह पुरातात्विक साक्ष्यों को पूर्णतः खारिज कर साहित्यिक साक्ष्यों पर निर्भर रहता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा, यह सांस्कृतिक प्रक्रियाओं, मानव व्यवहार और पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। क्या? न्यू आर्कियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि का प्रयोग पुरातत्वविदों द्वारा प्रायः किन सामग्रियों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि का प्रयोग पुरातत्वविदों द्वारा किन सामग्रियों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? केवल 50,000 वर्ष के पुराने लकड़ी और हड्डी के अवशेषों के लिए, लाखों वर्ष पुरानी ज्वालामुखी चट्टानों के प्रारंभिक होमिनिड जीवाश्मों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पके हुए ईंटों के लिए, मध्यकालीन सिक्कों के लिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। लाखों वर्ष पुरानी ज्वालामुखी चट्टानों और प्रारंभिक होमिनिड जीवाश्मों के लिए ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ग्रिड प्रणाली और वैज्ञानिक उत्खनन विधियों को व्यापक रूप से लागू करने का श्रेय किस महानिदेशक को दिया जाता है? भारत में ग्रिड प्रणाली और वैज्ञानिक उत्खनन विधियों को व्यापक रूप से लागू करने का श्रेय किस महानिदेशक को दिया जाता है? जॉन मार्शल, सर मोर्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी या राखलदास बंदोपाध्याय। बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये दिया जाता है मार्टिमर व्हीलर के, जो 1944 में इसके महानिदेशक बने थे, एसआई के महानिदेशक बने थे। ठीक, एसआई के। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, पुरातत्व का सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध किस प्रकृति का है? पुरातत्व का सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध किस प्रकृति का है? यह पूर्णतः एक स्वतंत्र कला विषय जिसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं, या बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाता है जहाँ भौतिकी, रसायन विज्ञान, निर्विज्ञान, विज्ञान का सहयोग लिया जाता है, या केवल भाषा विज्ञान पर निर्भर करता है, या प्राकृतिक विज्ञानों का विरोध करता है? ये इस प्रकृति का यह बहुविषयक है, दृष्टिकोण अपनाता है जहाँ भौतिकी, रसायन विज्ञान, निर्विज्ञान और विज्ञान का सहयोग लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रागैतिहासिक भारत में एशुलियन संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से किस पाषाण युग से, जहाँ हैंडेक्स और क्लीवर प्रमुख उपकरण है? हैंडेक्स और क्लीवर प्रमुख उपकरण किस में पाए जाते हैं? उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण के मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। हैंडेक्स और क्लीवर पाए जाते हैं निम्न पुरा पाषाण काल के औजार रहे हैं, उपकरण है। ठीक है, पाए जाते हैं वहाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी प्रयागराज का पुरातात्विक महत्व क्या है? यह केवल लय युग से साक्ष्य मिलते हैं, यह भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ पुरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, नव पाषाण काल निर्बाध अनुक्रम प्राप्त हुआ है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, यहाँ से चोल साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए। क्या दोस्तों इसका आंसर? यहाँ भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ पुरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, नव पाषाण का निर्बाध अनुक्रम प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी, जो अपने प्रागैतिहासिक चित्रकार के लिए विश्व धरोहर स्थल है? किसने की थी भीमबेटका की खोज? किसने की थी? ये की थी वीएस वाकाड़कर ने। किसने? वीएस वाकाड़कर ने 1957 में की थी। 1957 में इसकी खोज की थी। यह स्थल उच्च पुरा पाषाण का, मध्य पाषाण काल के मानव जीवन का सबसे बड़ा उत्कृष्ट चित्रशाला है। क्वेश्चन नंबर 18, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के संदर्भ में जोरवे संस्कृति मुख्य रूप से भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? जोरवे कहाँ मिलती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात में? जोरवे मिलती है क्या? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है लगभग 1400
1400 BC से लेके 700 BC तक, 700 BC तक। ठीक, अब इसके प्रमुख स्थल कौन कौन रहे हैं जैव संस्कृति के? कौन कौन रहे? अगर आप इनाम गांव, दायमाबाद, और क्या, नेवासा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ताम्र नदियां आमतौर पर किस विशिष्ट निर्माण परंपरा के साथ जुड़ी हुई पाई गई? भारत में ताम्र नदियां आमतौर पर किस विशिष्ट निर्माण परंपरा के साथ जुड़ी हुई पाई गई हैं? चित्री धूसर मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, उत्तरी काले चमकीली मृदभांड या काले और लाल मृदभांड? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का किससे रिलेटेड? ये ओसीपी गेरुवर्णी मृदभांड किससे? भारत में ताम्र नदियां आमतौर इसी मृदभांड परंपरा से जुड़ी हुई पाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य पाषाण काल के किस स्थल से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? सराय नहर राय, बागो राजस्थान, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बुरजहम गुफराल या चिरांद? बताइए। ये कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता है हमारा कहाँ? बागो राजस्थान से और आजमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का कालखंड ऐतिहासिक रूप से प्रायः किस काल संबंध माना जाता है? पीजीडब्ल्यू संस्कृति का कालखंड ऐतिहासिक रूप से किस काल से संबंध माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। ये उत्तर वैदिक काल और लौह युग के प्रारंभ से ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा प्रमुख स्थल है जो 3 भागों दुर्ग, मध्यम और निचला नगर में विभाजित है और अपने विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? ये कौन था? ये धौलावीरा था। कौन है? धौलावीरा है। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं के अस्तित्व के विषय में इतिहासकारों का कौन सा मत सर्वाधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है? हड़प्पा और वैदिक सभ्यता दोनों एक ही समय में एक भौगोलिक क्षेत्र में पूर्णतः एक समान थे। वैदिक आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की थी। हड़प्पा एक काशीगीर नगरी सभ्यता थी जो वैदिक आर्यों के आगमन पूरी पतन की ओर अग्रसर थी। दोनों सभ्यता के बीच कोई भौगोलिक या सांस्कृतिक दूरी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए, सर्वाधिक जो मत है कौन से इसमें है? ये हड़प्पा क्या थी? एक काशीगीर नगरी सभ्यता थी जो वैदिक आर्यों के आगमन पूरी पतन की ओर अग्रसर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची हड़प्पा स्थल विशेषता सुमेलित, कालीबंगा, लोथा बनावली, गोदीवाड़ा, जूते हुए खेत, घोड़े की हड्डियां, साक्ष्य मिट्टी का बना हाल? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। कालीबंगा से क्या मिला है? जूते हुए खेत हमें मिलते हैं दोस्तों। और क्या लोथा से क्या मिलता है? गोदीवाड़ा हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? गोदीवाड़ा। ए कटू बी कवन, ए कटू बी कवन किस में आ रहा है? ए कटू बी कवन आ रहा है हमारे इसमें। ऑप्शन नंबर बनावली, मिट्टी का सुतकुला, घोड़े खड्डियां। एक वैदिक काल में सभा समिति क्या थी? सैन्य टुकड़ियां थी, व्यापारिक श्रेणियां थी, जनजाति गणतांत्रिक और राजनीतिक संस्था जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखती थी, यज्ञ के प्रकार थे? बताइए क्या थी? ये क्या थी? सभा समिति क्या थी? जनजाति गणतांत्रिक और राजनीतिक संस्थाएं जो राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखती थी। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए पारिस्थितिकी असंतुलन और वनों की कटाई का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए पारिस्थितिकी असंतुलन और वनों की कटाई का सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? बताइए। पारिस्थितिकी असंतुलन और वनों की कटाई सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? बताइए। ये वाल्टर फेयर सर्विस ने दिया था। किसने? वाल्टर फेयर सर्विस ने ये हमें दिया था। ठीक है, जबकि व्हीलर ने क्या माना था? ये आर्य आक्रमण माने थे, आर्य आक्रमण ये माने थे। ठीक, जॉन मार्शल बाढ़ को मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक धर्म में रित की अवधारणा का क्या तात्पर्य था? मृत्यु पश्चात आत्मा का गमन, भौतिक ब्रह्मांड, प्रकृति और समाज को नियंत्रित करने वाला सार्वभौमिक, नैतिक और कॉस्मिक नियम, केवल अग्निदेव की पूजा की विधि, युद्ध में विजय प्राप्त करने का मंत्र? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या? भौतिक ब्रह्मांड, प्रकृति, समाज को नियंत्रित करने वाला सार्वभौमिक, नैतिक और कॉस्मिक नियम, यही रीत माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा था हरियाणा में स्थित है और हाल के उत्खननों में से सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जा रहा है? रंगपुर, राखीगढ़ी, रोपड़ या आलमगीरपुर? ये राखीगढ़ी है। क्या है? राखीगढ़ी। 350 हेक्टेयर में ये फैला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों को उदय संदर्भ यूपी में स्थित महाजनपदों और उनकी राजधानी को कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? बताइए। कौशल की श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, पांचाल अहिचक, अस्मक की पोतन? बताइए कौन सा वो नहीं है? बताइए। बताइए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है?
ये अस्मक कहाँ था? ये अस्मक तो भाई साहब हमारे दक्षिण भारत में था। कहाँ थे? दक्षिण भारत में। ठीक, इसलिए ये आंसर गलत है। ठीक है, राजधानी सही है, यूपी बाहर है। क्वेश्चन नंबर 30, मगध के उत्कर्ष के पीछे निम्नलिखित में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? मगध के उत्कर्ष में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था? राजगिरी की पहाड़ियों से घिरा होना, राजनीतिक भौगोलिक अवस्थिति, लोहे की खदानों की निकटता जिससे श्रेष्ठ हथियार कृषि उपकरण बने, गंगा और सोन नदियों का सुगम व्यापार और उपजाऊ भूमि, मगध का पूर्णतः शांतिवादी होना, सैन्य अभियानों का त्याग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मगध का पूर्णतः शांतिवादी होना और सैन्य अभियानों का त्याग। क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म के शादवाद और एकांतवाद दर्शन का मूल अर्थ क्या है? ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया। ज्ञान और सत्य सापेक्ष बहुआयामी होते, कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व नहीं है, सभी प्रकार के कर्मकांडों का अनिवार्य पालन करना, यही है। शादवाद और अनेकांतवाद दर्शन का मूल अर्थ क्या है? ज्ञान और सत्य सापेक्ष और बहुआयामी होते, कोई भी दृष्टिकोण अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम पौष संगीत का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें सूत्र पिटक विनय पिटक का संकलन हुआ? बताइए कहाँ हुआ हमारा? ये हमारा कहाँ होता है? राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में होता। कहाँ? राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में ये होता है। 483 बीसी में, 483 बीसी में ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत के गणराज्यों के संदर्भ में बुद्ध के काल में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? ये लिच्छवी थे। लिच्छवी वज्र संघ जो बोला जाता है, जो 8 कुलों का संघ था। ये कितना? 8 कुलों का संघ था। 8 कुलों का संघ, 8 कुलों का संघ था ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व भारत पर सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? भारत पूरी तरह मैसेडोनिया साम्राज्य हिस्सा बन गया, ये गलत बात है। सिकंदर ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रहण के लिए, ये भी गलत। भारत में लोहे का प्रयोग सिकंदर ने शुरू कर, ये भी गलत है। तो कौन सही हो रहा है? यूनानियों और भारतीयों के बीच व्यापारिक मार्ग खुले और इसने उत्तर पश्चिमी में छोटे राज्यों को कमजोर कर मौर्य साम्राज्य का उदय मार्ग प्रस्तुत किया, यही हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35, जैन धर्म बौद्ध धर्म के उदय का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या था? जैन और बौद्ध धर्म का उदय का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या था? ब्राह्मणवादी कर्मकांडों, वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध प्रतिक्रिया तथा नई कृषि अर्थव्यवस्था में वैश्यों व्यापारियों के बढ़ते महत्व को मान्यता, क्षत्रियों का ब्राह्मणों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, भारत पर फारसी आक्रमण का प्रभाव, केवल शूद्रों द्वारा चला गया आंदोलन। बताइए जैन और बौद्ध धर्म मुख्य सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव चला? यह था ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध प्रतिक्रिया तथा नई कृषि व्यवस्था में वैश्यों व्यापारियों के बढ़ते महत्व को मान्यता। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है दोस्तों? 36 कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है, निम्नलिखित में कौन सा अंग इस सिद्धांत में शामिल नहीं? स्वामी, अमात्य, पुरोहित, दुर्ग, किला। बताइए इसमें कौन इसमें शामिल नहीं है? बताइए जो पुरोहित और पुजारी कहा गया वही शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, ठीक है। 7 अंग कौन कौन रहे हैं अगर आपको याद हो तो? स्वामी है, दूसरे पे कौन सा है दोस्तों? दूसरे पे अमात्य है, अमात्य। तीसरे पे कौन सा है? तीसरे पे जनपद आ जाता है हमारा, जनपद। चौथे पे हमारा क्या आ जाता है? जनपद, दुर्ग। पांचवे पे क्या आ जाता है? पांचवे पे हमारा आ जाता है कोष। छठे पे हमारा क्या आ जाता है? दंड। 7वें पे मित्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, अशोक के धम्म की प्रकृति के बारे में इतिहासकारों का सर्वाधिक मान्य दृष्टिकोण क्या है? सबसे मान्य दृष्टिकोण क्या है? यह पूरी तरह से बौद्ध धर्म का दार्शनिक रूप था, यह एक व्यापक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य एक विशाल विविध साम्राज्य में सामाजिक सद्भाव और शांति स्थापित करना था, यह ब्राह्मणवाद का ही एक कठोर रूप था, या विदेशी कूटनीति का हिस्सा मात्र था। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या है? यह एक व्यापक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य विशाल और विविध साम्राज्य में सामाजिक सद्भाव और शांति स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष नामक अधिकारी का प्रमुख कार्य क्या था? सीताध्यक्ष क्या करता था भाई? सीताध्यक्ष क्या करता था? ये एक राजकीय कृषि भूमि का प्रबंधन और कृषि कार्य करता था ये। क्वेश्चन नंबर 38, शुंग और कर्ण राजवंशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्होंने पूरी तरह बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया और स्तूपों का निर्माण रोक दिया। गलत है ये। उस समय शुंग ने असमय किया, लेकिन इसी काल में सातवीं भरत पाषाण अलंकरण विस्तार भी हुआ। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र हटाकर कांचीपुरम कर दी। उनका शासन मुख्य रूप से दक्षिण भारत में था। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा क्या थे? पुष्पमुत्र शुंग ने असमय किए, लेकिन इसी काल में सातवीं भरत स्तूपों का पाषाण अलंकरण और विस्तार भी हमें दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40,
कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल प्रमुख उपलब्धियों में से एक थी। केवल तांबे के सिक्के जारी करना, चतुर्भुज संगीति का आयोजन, सिल्क रूट पर नियंत्रण, जिसके परिणाम से रोम के साथ व्यापार भारी वृद्धि हुई, दक्षिण में चोल साम्राज्य को पराजित करना, गांधार कला का पूर्ण प्रतिबंध लगाना। तो हमारा क्या था, चतुर्भुज संगीति का आयोजन, सिल्क रूट पर नियंत्रण, जिसके परिणाम से रोम के साथ व्यापार में भारी वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 41, मध्योत्तर काल में विकसित गांधार कला शैली को किन संस्कृतियों का सम्मिश्रण माना जाता है? मध्योत्तर काल में विकसित गांधार कला शैली को किन संस्कृतियों का सम्मिश्रण माना जाता है? भारत और चीनी, भारत और फारसी, भारत और ग्रीको रोमन, केवल द्रविड़ और आर्य। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ये भारत और ग्रीको रोमन इसे माना जाता है। क्या? भारत और ग्रीको रोमन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध के विनाश और उसके धम विजय की नीति का प्रति उसके झुकाव का विस्तार वर्णन करता है? बाबरू, रुम्मनदेही, 13वां प्रमुख शिलालेख या 7वां स्तंभलेख? ये हमारा आ जाते हैं 13वां प्रमुख शिलालेख है। कौन? 13वां प्रमुख शिलालेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, कथन है गुप्त काल को प्राय भारतीय इतिहास स्वर्णयुग कहा जाता है, कारण क्या दे रहा है? इस काल में कालिदास, आर्यभट्ट, अवरामी जैसी विभूतियों ने साहित्य एवं विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया तथा नागर शैली के प्रारंभिक मंदिरों का निर्माण हुआ, यद्यपि सामंती प्रवृत्तियां भी उभर रही थी। ए आर दोनों सही, आर एक सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार जैसे आरसी मजूमदार जैसे लोगों ने गुप्त काल को क्या भारत का स्वर्णयुग का घोषित किया, क्योंकि इस दौरान साहित्य में बहुत प्रगति हमें देखने को मिलती है। हालांकि मार्क्सवादी इतिहासकार सम्मत है इसी काल में भूमि विधान का सामंती व्यवस्था का बीज बोया गया था। तो अगर उनके नजरिए देखा जाए राष्ट्रवादी में, तो ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, गुप्तकालीन अग्रहार व्यवस्था ने पूर्ण मध्यकालीन सामंतवाद की नींव रखी। अग्रहार का मुख्य अर्थ क्या था? सेनापति युद्ध में वीरता के लिए दिया गया नकद वेतन, ब्राह्मण और मंदिरों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि जिसके साथ प्रशासनिक न्यायिक अधिकार भी हस्तांतरित किए जाते थे, नगरों में व्यापारियों का विशेष संघ, सिंचाई सुविधाओं के रखरखाव के लिए एक विशेष कर। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ब्राह्मणों और मंदिरों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि जिसके साथ प्रशासनिक न्यायिक अधिकार भी हस्तांतरित किए जाते थे। अग्रहार व्यवस्था जो थी यही थी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? चीनी यात्री फायान के यात्रा वृत्तांत अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य में सामान्य जन अपनी दैनिक खरीद फरोख्त के लिए किसका उपयोग करती थी? स्वर्ण दिनार, रजत मुद्रा, कौड़ियां, वस्त्र विनिमय। ये बात करता है किसकी? कौड़ियों की बात करता है। फायान किसकी बात करता है? कौड़ियों की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 46, हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागार्जुन नामक संस्कृत नाटकों की रचना की। बात तो बिल्कुल सही है, किया था उसने। चीनी यात्री व्यवसाय उसके दरबार में आया था, ये भी आया था। उसने चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया, यही गलत है। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी में और प्रयाग महामहोत्सव परिषद का आयोजन किया, ये सही है, बाकी यही सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, यूपी स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला की किस विशिष्ट विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर प्रदेश का स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला की किस विशिष्ट विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। ये क्या कहता है? ये पंचायतन शैली का उत्कृष्ट मंदिर है जिसमें प्रारंभिक शिखर का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त और वाकाटक राजवंशों के मध्य वैवाहिक राजनीतिक संबंध स्थापित करने में किस गुप्त शासक की भूमिका निर्णायक थी जिसने अपने पुत्र सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त और वाकाटक राजवंशों के मध्य वैवाहिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करने में किस गुप्त शासक की भूमिका निर्णायक थी जिसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या कुमारगुप्त प्रथम? ये क्वेश्चन नंबर 48 का ये कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। इसकी बेटी थी कौन? प्रभावती गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 49, गुप्तोत्तर काल में रचित आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के लेखक कौन थे? अष्टांग हृदय किसने लिखा था? अष्टांग हृदय लिखा था वाग्भट ने दोस्तों। किसने लिखा था? वाग्भट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, संगम काल में साहित्य में तोलकापियम की विषय वस्तु क्या है? तोलकापियम की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? यह पांड्य राजाओं की वंशावली है। यह द्वितीय संगम काल का सबसे प्राचीन उपलब्ध तमिल व्याकरण काव्यशास्त्र ग्रंथ है। यह बौद्ध महाकाव्य या रोम के साथ व्यापारिक संबंधों का रिकॉर्ड है। ये तोलकापियम की विषय वस्तु है या द्वितीय संगम काल का सबसे प्राचीन उपलब्ध तमिल व्याकरण काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 51, चोर प्रशासन के बाद कौन सी अद्वितीय विशेषता थी जिसका अत्यंत विस्तृत विवरण परांतक प्रथम को उत्तर में अभिलेख मिलता है? विशाल स्थायी सेना संगठन, ग्राम सभा और महासभा के माध्यम से अत्यंत स्वायत्त स्थानीय स्वशासन प्रणाली, दास प्रथा का संस्थागत रूप, संपूर्ण भूमि का राज्य द्वारा अधिग्रहण। तो हमारा कौन सही है? यही है। क्वेश्चन नंबर 52,
पल्लव वास्तुकला के अंतर्गत महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर बनाए गए सप्तरथ का निर्माण किस शासक काल में हुआ? सप्तरथ का जो सात रथें हैं वो किसके काल में हुआ था? ये नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल के शासनकाल में ये 7 रथों का निर्माण हमें दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 53, एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश की स्थापत कला का सर्वोच्च शिखर है? एलोरा का ये किसका? ये राष्ट्रकूटों का। कहाँ? राष्ट्रकूटों का। ठीक है, ये किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। कब? 8th AD में। ठीक है, द्वारा ये बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, सातवाहन राजवंश संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उन्होंने सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जारी किए। गलत है। वे भारत पहले शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बाद भिक्षुओं भूमिदान की दैनिक प्रथा आधिकारिक रूप से प्रारंभ की। नाना गडबले के अनुसार यही सही है, बाकी और चीजें सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य समकालीन इतिहासकार अल-बरूनी के विवरण के आलोक में क्या था? दोस्तों थोड़ा ठंड लग रहा है, पंखा बंद कर दो, इसीलिए खांसी आ रही है मुझे। क्वेश्चन नंबर 55 आप दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 55 का बताइए दोस्त आंसर। महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य समकालीन इतिहासकार अल-बरूनी के विवरण के आलोक में क्या था? भारत एक अस्थायी तुर्क साम्राज्य की स्थापना करना, भारतीय मंदिरों और नगरों की अपार संपत्ति को लूटना ताकि मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, राजपूतों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, भारत में कृषि व्यवस्था का सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए क्या है दोस्तों? 55 का आंसर क्या होगा? ये है भारतीय मंदिरों और नगरों की अपार संपत्ति को लूटना ताकि मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का वह विस्तार कर सके। क्वेश्चन नंबर 56, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक विस्तार और व्यापारिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए नौसैनिक अभियान भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? राजराज प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था, कुलोत्तिक प्रथम था या फिर परांतक प्रथम था? ये कौन था? या राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम का पुत्र कौन? राजेंद्र प्रथम। इसका कालखंड कब का माना जाता है? 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक इसका कालखंड माना जाता है, जिसने बंगाल खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था और श्री विजय साम्राज्य पर 1025 में एक सफल नौसैनिक आक्रमण किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय सामंतवाद की अवधारणा का विस्तृत ऐतिहासिक और मार्क्सवादी विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन है जिन्होंने मानक भूमि दान ने किसानों को भूमि से बांध दिया? बताइए कौन था ये कौन थे? ये थे हमारे दोस्तों कौन? ये आर.एस. शर्मा महोदय थे। कौन थे? आर.एस. शर्मा महोदय ने अपनी पुस्तक इंडियन फ्यूडलिज्म में बताया कैसे राज द्वारा ब्राह्मणों और अधिकारियों को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान देने से राजक शक्ति का क्षरण हुआ, मुद्रीकरण में कमी आई, किसान अपनी ही भूमि पर अर्धदास बन गए। क्वेश्चन नंबर 58, 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र कन्नौज पर नियंत्रण के लिए किन 3 शक्तियों के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कौन कौन ये थे दोस्तों? त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच में हुआ? पालो, गुर्जर, प्रतिहार और राजपूतों के बीच में यह त्रिपक्षीय संघर्ष हमें दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश का शासक धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 60, आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन के माध्यम से किस सिद्धांत की वकालत की? अद्वैत वेदांत दर्शन के माध्यम से किस सिद्धांत की वकालत की थी उन्होंने? ब्रह्म और आत्मा भी पूर्ण द्वैत है, केवल ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है, या भौतिक जगत माया ब्रह्म है, मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग आवश्यक है, विष्णु की सगुण भक्ति की मोक्ष का एकमात्र साधन है, बौद्ध धर्म के शून्यवाद का पूर्ण समर्थन। ये इसका कौन सा आंसर हो गया? केवल ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है और भौतिक जगत माया ब्रह्म है, मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 61, रामानुजाचार्य का पूर्व मध्यकालीन धार्मिक इतिहास में क्या योगदान है? उन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया और ज्ञान मार्ग के स्थान पर ईश्वर विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल दिया। उन्होंने भारत में सूफीवाद की नींव रखी। उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठानों को वेद का हिस्सा बताया। उन्होंने समाज में जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 61 का बताइए आंसर। विशिष्टा रामानुजाचार्य ने जो विशिष्टाद्वैत जो दर्शन उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा? ज्ञान मार्ग स्तंभ ईश्वर विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण पर बल दिया था।
62 क्वेश्चन। पूर्व मध्यकाल में भारतीय समाज और महिलाओं की स्थिति के बारे में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं है? जाति उपजातियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, सती प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा, देवदासी प्रथा का विस्तार हुआ, महिलाओं के प्रति अचल संबंधी पुरुषों को समान पूर्ण अवसर अधिकार प्राप्त हो गया, अस्पृश्यता की भावना समाज में अधिक कठोर हो गई। यही नहीं है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी। कटौती हो रही थी दिन ब दिन। इस राजवंश के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और अधिक सुदृढ़ हुआ, जिसके लिए शैलेंद्र सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने एक बिहार बनवाया था। बताइए ये कौन थे? ये पाल वंश के शासकों द्वारा था ये मामला। अब क्वेश्चन नंबर 64, अनुसंधान कार्य प्रणाली के अंतर्गत इतिहास की प्रकृति को परिभाषित करते हुए यह प्रसिद्ध कथन किसका? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। ये किसका कथन है? ये है E.H. कार का। किसका है? E.H. कार का। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में इतिहास लेखन के सबाल्टर्न स्कूल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, जिन्होंने अभिजात दृष्टिकोण को खारिज कर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के दृष्टिकोण से इतिहास लिखने पर जोर दिया? कौन थे ये थे रणजीत गुहा महोदय थे। कौन थे? रणजीत गुहा महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 66, प्राच्यवादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में कौन सा कथन सत्य है? प्राच्यवादी इतिहासकार जो होते हैं कौन सा कथन है? केवल श्रमिक वर्ग के इतिहास पर केंद्रित था। सर विलियम जोन्स और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने भारत में प्राचीन अतीत को आध्यात्मिक गौरवशाली माना, लेकिन इसे गतिहीन समाज के रूप में चित्रित किया। यह पूर्णतः मार्क्सवादी विचारधारा प्रेरित था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करना था। आंसर क्या होगा? प्राच्यवादी विचारधारा क्या मानती थी? प्राचीन अतीत को आध्यात्मिक गौरवशाली उन्होंने माने, लेकिन इसे गतिहीन समाज के रूप में भी चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 67, ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत का सबसे सटीक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत का सबसे सटीक उदाहरण निम्न से कौन सा है? रोमिला थापर द्वारा लिखित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मौर्य काल के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अशोक का मूल स्तंभ, इसे शोधार्थी द्वारा लिखा गया हालिया शोध पत्र, इतिहास के किसी विषय पर लिखी गई समीक्षा। तो ये कौन सा है? प्राथमिक स्रोत मौर्य काल के एक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अशोक का मूल स्तंभ लेख। 68 क्वेश्चन, इतिहास लेखन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से ऐतिहासिक परिवर्तनों का कारण किसे मानता है? राजा व्यक्ति के निर्णय, उनकी नीतियों को, महान विचारकों के दार्शनिक सिद्धांत को, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, आर्थिक आधार में परिवर्तन और समाज में विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष, या फिर दैवी हस्तक्षेप और धार्मिक संस्थाओं को मानता है? क्या मानता है? ये उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, आर्थिक आधार, परिवर्तन में समाज विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष को मानता है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? 19वीं सदी में इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ अनुशासन के रूप में स्थापित करने वाले जर्मन इतिहासकार कौन था, जिसने कहा कि इतिहासकार कार्य अतीत का वर्णन जैसा वह वास्तव में था वैसे ही करना था? ये कौन कहता है? ये राके कहते हैं। कौन कहते हैं? राके। इतिहास जैसा है वैसा ही लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के उद्भव का प्राथमिक उपकरण क्या था? औपनिवेशिक साम्राज्यवादी इतिहासकार जैसे जेम्स मिल द्वारा भारतीय संस्कृति को असभ्य और स्थिर बताने वाले दृष्टिकोण का खंडन करना, भारतीय मराठी चेतना जगाना, केवल भारत के आर्थिक पतन का विश्लेषण करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट करना, यूरोप के इतिहास को भारतीय संदर्भ में लागू करना। तो इसका आंसर क्या है 70 का? ऑप्शन नंबर ए, औपनिवेशिक साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा भारतीय संस्कृति को असभ्य और स्थिर बताने वाले दृष्टिकोण खंडन करना, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाना। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर हमारा 70 क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। अभी बज गए हैं 11:04 हो रहा है, तो ये हमारा क्लास कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। अब हम दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो 2 वीडियो जाएंगे दोस्तों, तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।